ऑफ बाइपोलैरिटी का हमारा लास्ट टॉपिक आएगा टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसमें हम कंट्री वाइज देखेंगे कि कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। नाउ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री जो हमारे सामने आ रही है दैट इज़ योर रशिया। ना रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस हमने देखे थे। यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और टेंशन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे आफ्टर यूएसएसआर। नाउ रशिया वाज अ मेन कंट्री इन यूएसएसआर। अचानक से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होते ही रशिया की जो पावर थी वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और उसका इन्फ्लुएंस जो अपनी सिक्योरिटी को लेके या वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर जो उसका इन्फ्लुएंस था उसके अंदर भी हमने कमी देखी थी। सेकेंड कंट्री जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ योर चेचान्या कंट्री। नाउ चेचान्या डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ही ऑर्डर्ड एन इन्वेजन। उन्होंने उनके सक्सेशन को स्टॉप करने के लिए एक इन्वेजन कर दिया चेचान्या कंट्री के और उसको अपने रशिया के अंदर ही वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ रशिया, बट ही हैड टू फेस रेजिस्टेंस, ही हैड टू फेस अ गुरिल्ला रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड अल्टीमेटली जो ये कॉन्फ्लिक्ट था रशिया के साथ काफ़ी टाइम तक चला, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक बेस था उसके ऊपर बहुत बड़ा असर आया। जहाँ पे चेचान्या कंट्री एक ऑयल प्रोड्यूसिंग हब था, अब वो एक हाईली सब्सिडाइज ड्रिवन इकोनॉमी में बदल गया था। नाउ थर्ड कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर जॉर्जिया, एंड जॉर्जिया हैड टू फेस अ कॉन्फ्लिक्ट between the Abkhazia and South Ossetia regions. He had to face a separatist movement चल रहा था इन दोनों regions के अंदर, जिसकी वजह से जॉर्जिया को बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जॉर्जिया के जो रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए थे एंड फाइनेंशियल एड जो वेस्ट कंट्रीज़ से आ रही थी वो भी जॉर्जिया की रुक गई थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जॉर्जिया की काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही थी। फोर्थ country is your Moldova. Now Moldova had a conflict, it had an internal and regional conflict with its Transdniester region. अब नाउ इन 1991 जब मोल्दोवा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो उसको एक लोकल वॉर का सामना करना पड़ा इन 1992, जहाँ पर जो सेपरेटिस्ट लोग थे जो कि ट्रांसजेनिस्टर लोग थे दे वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मोल्डोवन गवर्नमेंट। नाउ दिस मोल्डोवन गवर्नमेंट हैड टू फेस दिस, जिसकी वजह से इनके पास एक डिवाइडेड टेरिटरी और एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन गया था अपनी ही कंट्री के अंदर। दे वर डिवाइडेड टेरिटोरियली, दे वर डिवाइडेड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर नॉट बीइंग सॉल्व्ड इन देयर कंट्री एंड दैट इज द रीजन इट बिकेम अ मेजर जियोपॉलिटिकल फिक्शन बिटवीन them, Russia and West. Now even West stopped their help and even Russia stopped their help, जिसकी वजह से Moldovan government had to face a lot of crisis after 1991. Next country that we have is Tajikistan. Now Tajikistan had experienced a civil war and political instability. यहाँ पर ethnical and regional conflict हमें देखने को मिल रहा था। Now after the disintegration of Soviet Union, this region had a very devastating effect and it went into a 5-year civil war between 1992 and 1997. There had been a regional clashes between the country and power struggle between the secular communists and the Islamics and Democrats. Now these people were fighting for the पावर एंड इट हैड रिजल्टेड इन द रुइंस इन देयर इकोनॉमी। यहाँ पे कई सारे जो लोग थे वो मर गए थे। इवन इट इज़ एस्टिमेटेड लाइक 50,000 to 150,000 डेथ्स वर टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर एंड द इकोनॉमी हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। Now, next country जिसके बारे में पढ़ेंगे that is your Ukraine. Now Ukraine has ongoing tensions between Russia and Ukraine wanted to be the part of European Union and that was a major conflict between Russia and Ukraine. Ukraine and Russia always had good relations, but after the disintegration of 1991, USSR disintegration, Ukraine wanted to be the part of European Union and wanted to be the part of Western Alliance, but Russia didn't wanted it and even Ukraine didn't wanted to
वेस्ट के साथ रिलेशन रखने का मतलब यूक्रेन के लिए कभी भी नहीं था कि रशिया के साथ रिलेशंस ख़त्म कर दे, बट स्टिल यूक्रेन एंड रशिया हैड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से यूक्रेन एंड रशिया की जो वॉर है दैट इज स्टिल going on and civilians are suffering in this war, and there is a widespread international intervention now in this war, जिसकी वजह से ये इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा एंड यूक्रेन की इकोनॉमी जो है इसका अफेक्ट यूक्रेन की इकोनॉमी पे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है. Next country is Armenia and Azerbaijan. Now, Azerbaijan and Armenia had a conflict over a region that was called your Nagorno and Karabakh. This region they have a border dispute with this region, जिसकी वजह से tensions were high in this area. The peace was very fragile and even the Russia और ईरान के साथ जो relations है इस area की वजह से दोनों countries के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, and ultimately it resulted in the economic decline of these two countries. मैंने देखा कि most of the countries after 1991 disintegration काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी. उनके जो इकोनॉमीज़ थी they were not growing even after economic aid from the वेस्टर्न कंट्रीज़. ये कंट्रीज़ जो थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी. दे हैड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. यहाँ पे माफिया सामने आ गया था. देयर कॉन्स्टिट्यूशंस वर वेरी न्यू एंड दे वर नॉट एबल टू गैदर देयर कंट्री स्ट्रेंथ. नाउ ये जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी टाइम बाद गैदर हो पाया. यू कैन से इन अर्ली 2000s जब इन कंट्रीज़ ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस किया, स्पेशली जो रशिया जैसी कंट्री है जो कि इज़ वेरी रिच इन योर नेचुरल रिसोर्सेज. जब उन्होंने ऑयल के अंदर डीलिंग करनी स्टार्ट करी तब जाकर उनके जो इकनॉमी है दैट फ्लरिश्ड. एंड आफ्टर इवन जो जिन कंट्रीज़ के अंदर ऑयल नहीं भी था या फ्यूल नहीं था उन कंट्रीज़ के अंदर से भी दे allowed the pipelines to go through from their countries which helped to grow their economy. जो पाइपलाइन से रेंट आता था it helped them to grow या rebuild their economy after the disintegration of USSR. Now last topic जो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ India's relation with these post-communist countries. Now, India had a good relation with mostly all the countries, especially Russia के साथ जो इंडिया का रिलेशन है वो सबसे अच्छा माना जाता है. But India has maintained good relation with most former Soviet Republic countries. Now, India और रशिया के जो relations हैं उनके अंदर उनको हम अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं. जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया के काफ़ी अच्छे हैं रशिया के साथ. इंडिया ने रशिया के अंदर की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर. इवन जो हम ऑयल्स जो हम लेते हैं वो हम रशिया से लेते हैं, जिसके थ्रू हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं रशिया के साथ. नाउ इसी के साथ साथ इंडिया रशिया के डिफेंस और स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी रशिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है. अगर इफ़ यू रिमेंबर कि चंद्रयान के टाइम भी जब इंडिया का चंद्रयान मिशन के अंदर भी रशिया ने काफ़ी ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया को दी थी, जिसके थ्रू हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाया था. इंटरनेशनल सपोर्ट भी रशिया काफ़ी देता है. एज यू ऑल नो रशिया के पास यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक परमानेंट सीट है, जिसकी वजह से एक वीटो पावर उनके पास आती है. एंड रशिया ने इंडिया के सपोर्ट के अंदर अगर वीटो पावर का यूज़ करना हो तो रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है. और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर भी Russia has a constant support for India. Even in the defense cooperation कई military एड्स जो हैं या कभी आप लोग पहले भी हमने आप न्यूज़ में देखो तो हमने अपने राफेल्स वगैरह जो है रशिया से ख़रीदे हैं. सो रशिया हैज़ ऑल्सो गिवन अस इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो टेक्निकल सपोर्ट टू ग्रो आवर मिलिट्री एंड टू स्ट्रेंथन आवर मिलिट्री एसेट्स. नाउ अब जो नए चैलेंजेस जब हम जिसकी बात करते हैं हम रशिया और इंडिया के अंदर, तो कोलैप्स यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद ये जो इंडिया का डिपेंडेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ है इंडिया का रशिया के ऊपर. एंड इंडिया ने ट्राई किया है स्ट्रॉन्गर रिलेशंस बनाने का यूएस से. इवन फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया ने जो है
ट्राई किया है कि वो रशियन डिपेंडेंसी छोड़ के इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, इवन लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो है इंडिया ने ट्राई किया है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे कर पाए।